बीएड सेकेंड ईयर और अपना सब्जेक्ट है पेडागोजी ऑफ पॉलिटिकल साइंस। इसमें हम यूनिट 3 पढ़ रहे हैं। यूनिट 3 का जो अपना टॉपिक चल रहा था वो था राजनीति विज्ञान पाठ्यक्रम निर्माण के सोपानों के बारे में। इससे पहले की जो ऑनलाइन क्लास थी उसमें हमने इसका जो द्वितीय सोपान था, अभी है अपना तृतीय सोपान विषय वस्तु का चयन, और इससे पहले जो द्वितीय अधिगम अनुभवों का जो चयन था उसके बारे में हमने पढ़ा था कि द्वितीय सोपान था जो अधिगम अनुभवों का चयन, जिसमें अलग अलग प्रकार के जो कक्षा अधिगम अनुभव है, विद्यालय अधिगम अनुभव है, रुचि संबंधी अधिगम अनुभव है, शिक्षण सूत्र संबंधी और भी जो अधिगम के नियम संबंधी जो अनुभव है उनको मद्देनजर रखते हुए पाठ्यक्रम का निर्माण किया गया था। और जो पाठ्यक्रम निर्माण का जो तृतीय सोपान है इसमें हम इसकी जो विषय वस्तु कैसे होगी, सिलेक्शन ऑफ कंटेंट कैसे होंगे उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो विषय वस्तु का चयन भी पाठ्यक्रम निर्माण का एक तृतीय सोपान माना जाता है, ये एक प्रमुख साधन के रूप में माना जाता है। यह पाठ्यक्रम निर्माण का जो तृतीय सोपान है इसके उद्देश्य एवं अधिगम अनुभव के बाद विषय वस्तु के चयन के द्वारा ही पाठ्यक्रम का विकास संभव होता है। पहले हमने पढ़ा था उद्देश्य एवं लक्ष्य का जो प्रथम सोपान, उसके बाद में अधिगम अनुभवों का चयन और अभी है वो है विषय वस्तु का चयन। इसके बारे में इसका जो समावेश होगा तो पाठ्यक्रम का विकास संभव होगा। पाठ्य वस्तु के चयन के मूल में भी अनेक कारण विद्यमान होते हैं। वर्तमान समय में पाठ्य पुस्तक का स्वरूप भी व्यापक होता जा रहा है, क्योंकि शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति इसके लिए प्रमुख उपाय माना जाता है कि पाठ्यक्रम का स्वरूप जैसा बालक के अकॉर्डिंग होगा, उसका व्यापक क्षेत्र होगा, तो शिक्षा के जो उद्देश्य है उन उद्देश्यों की प्राप्ति पाठ्यक्रम के द्वारा की जाएगी। पाठ्यक्रम के चयन के द्वारा पाठ्यक्रम निर्माण की प्रक्रियाओं को निर्वाह करने के लिए, संचालित करने के लिए जो इसमें जो बिंदु दिए गए हैं उनकी भूमिका निम्न रूप से की जा सकती है, जैसे छात्रों की योग्यता व स्तर। छात्रों की योग्यता व स्तर। छात्रों की योग्यता व स्तर कि हम किसी बालक को पढ़ाते हैं तो उस बालक के अकॉर्डिंग जो विषय वस्तु होगी वो होनी चाहिए। जैसे हम मान लो आप प्राथमिक क्लास के बालकों को पढ़ा रहे हैं और उसकी विषय वस्तु होगी वो माध्यमिक क्लास के स्तर की होगी, तो बालक उसको समझ नहीं सकेगा, उसके कोई पले नहीं पड़ेगा कि पाठ्य की कक्षा के अंतर्गत क्या पढ़ाया जा रहा है। इसलिए पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए, विषय वस्तु उसकी ऐसी होनी चाहिए जो बालक के अकॉर्डिंग हो, बालक की आवश्यकता की पूर्ति करती हो, बालक की मानसिक आयु के अनुसार हो कि बालक उसको कितना कैचअप कर सकता है, उसका माइंड कितना डेवलप है, कितना वो परिपक्व है, उसी के अनुसार वो पढ़ेगा सीखेगा। यदि उसके जैसे कोई बैग है, उस बैग में जितना सामान आएगा उतना ही आप उस सामान को बैग में भरोगे तो वो बैग है वो भरा रहेगा, मतलब उसमें आप सामान बैग से जितना बैग की आकार है उससे ज्यादा सामान भरने का प्रयास करोगे तो फिर बाहर चल के यानी वो ज्ञान स्थायी नहीं रहता, वो उनके ऊपर से निकलता है। तो हम ये मान सकते हैं कि जो पाठ्यक्रम होगा वो पाठ्यक्रम की जो विषय वस्तु होगी वो बालक के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, बालक की रुचि के अनुसार, बालक की आवश्यकता की पूर्ति के अनुसार, उसकी परिपक्वता के अनुसार पाठ्य वस्तु विषय वस्तु होनी चाहिए। तो जो वर्तमान समय में पाठ्यक्रम का जो स्वरूप है वो व्यापकता का रूप ग्रहण करता जा रहा है। प्रत्येक छात्र की योग्यता स्तर को ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम का स्वरूप निर्धारण करने के लिए पाठ्य वस्तु जो पाठ्यक्रम विषय वस्तु है उसका चुनाव होना चाहिए। इसके लिए वर्तमान समय में प्राथमिक स्तर पर पृथक पृथक पाठ्यक्रम के निर्माण की व्यवस्था न होने के कारण एक सामान्य पाठ्य वस्तु की गई है। प्राथमिक क्लास के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो ये होते हैं कि उनकी जो अलग अलग परिपक्वता होती है, कक्षा कक्ष में भी बालक कुछ ऐसे होते हैं जो मंदबुद्धि के, कोई कुशाग्र बुद्धि के और कोई प्रतिभाशाली बालक होते हैं। उनकी जो विषय वस्तु होती है वो अलग अलग प्रकार की, कोई उनको तुरंत सीख सकता है और कोई उसको धीमी गति से सीखता है। तो पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए कि उनको उसकी विषय वस्तु ऐसी होनी चाहिए कि तीनों स्तर के बालकों को समान रूप से समझ में आ सके। इस रचना के कारण उनमें सभी
सभी छात्रों की योग्यता का स्तर में ध्यान रखा जाता है। इसीलिए पाठ्य वस्तु की व्यापकता ही पाठ्यक्रम की व्यापकता को स्वरूप प्रदान करेगा। इसलिए पाठ्यक्रम के अंतर्गत छात्र की योग्यता व स्तर का ध्यान रखना चाहिए कि छात्र कितना ग्रहण कर सकता है कक्षा कक्ष के अंदर, उसकी एबिलिटी कितनी है, कितने लेवल तक वो सीख सकता है, उसी के अनुसार उसको पाठ्य वस्तु या विषय वस्तु पढ़ानी चाहिए। दूसरा है समाज की कांक्षा। समाज की कांक्षा समाज की जो कांक्षा है, समाज भी आशा रखता है कि जो बालक जो अभी जिसका निर्माण समाज के अंतर्गत व्यक्ति का निर्माण समाज के अंदर ही होता है, उसका सर्वांगीण विकास समाज के अंदर ही किया जाता है। तो समाज ये चाहेगा कि जो बालक कक्षा कक्ष में या जो बालक अध्ययनरत हैं वो अपनी उत्तरदायित्व जो व्यवस्था है, अपना जो समाज के प्रति उत्तरदायित्व है उसको समझे, क्योंकि समाज से ही व्यक्ति की श्रेष्ठता की प्राप्ति होती है, समाज से ही व्यक्ति की पहचान होती है। तो समाज की भी व्यक्ति से कुछ आशंका होगी कि जो व्यक्ति हमारे समाज के अंदर रहता है वो व्यक्ति उच्चता को प्राप्त करे, समाज के हित कर कार्य करे, समाज के व्यक्तियों को एक परस्पर मिलजुल कर कार्य करने का जो भाव है वो उसके अंदर जागृत हो। इस प्रकार का पाठ्यक्रम के अंतर्गत विकास होना चाहिए। तो समाज की जो आकांक्षा यह है कि पाठ्य वस्तु इस प्रकार की हो जो कि बालक को समाज का एक उत्तरदायी नागरिक बना सके। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि पाठ्यक्रम का ऐसा होना चाहिए जो बालक को अपने समाज के प्रति उत्तरदायी बन सके, व्यक्ति ऐसा ही कार्य करे जो समाज के लिए हित करो, समाज के लिए सभी लोग उसका उपयोग कर सके, समाज के लिए जो उन्नति के मार्ग पर ले जा सके ऐसा कार्य उसको करना चाहिए, बल्कि समाज को निष्ठा के मार्ग पर ले जाए ऐसा उसको कार्य नहीं करना चाहिए। उसको समाज की भलाई है तो जो भी कर्तव्य है उसको अपने वो कर्तव्य अपने उत्तरदायित्व है वो निभाने चाहिए। इस कार्य के लिए पाठ्य वस्तु का स्वरूप भी छात्रों के सर्वांगीण विकास करने वाला होगा। फिर तीसरा, अभिभावक की आकांक्षा। अभिभावक की आकांक्षा। अभिभावक भी चाहते हैं कि जो बालक कक्षा कक्ष में जाता है या जो बालक अपना अध्ययनरत होता है वो बालक पाठ्य वस्तु दर्शन शास्त्री एवं आदर्शवादी विचारधाराओं का उसमें केंद्र हो सके, यानी उसमें जो पाठ्य वस्तु से संबंधित है और जो बालक के लिए आदर्शवादी है, बालक एक सर्वगुण संपन्न व्यक्ति बन सके, वो आदर्शवादी विचारधारा उसके अंतर्गत होनी चाहिए। वर्तमान समय की जो पाठ्य वस्तु में आदर्शवादी और दार्शनिक विचारधाराओं का जो समावेश है वो कम हो गया है। व्यक्ति के अंदर नैतिक गुणों का और आदर्श गुणों का जो व्यक्ति के लिए जीवन पर्यंत काम आ सके, सदाचार को अपना सके, दया करुणा परोपकार, ऐसे जो समाज के अकॉर्डिंग जो व्यक्ति अपने जीवन के लिए आदर्शता को प्राप्त करे ऐसे गुणों का उसके अंतर्गत समावेश होना चाहिए। इसके लिए इसके स्थान पर व्यक्ति को प्रयोजनवादी वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकास करने वाली विचारधाराएं अधिक होगी। इसलिए व्यक्ति को जो आदर्शवादी और दार्शनिक व्यक्ति बना सके ऐसा जो सिलेबस होगा पाठ्यक्रम के अंतर्गत ऐसा सिलेबस होना चाहिए जो व्यक्ति को या बालक को आदर्शवादी विचारधारा की अपेक्षा भौतिकवादी विचारधारा को महत्व कम दे। तो व्यक्ति को बालक के जो अभिभावक होंगे वो ये होगा कि बालक के अंदर नैतिक गुणों का विकास हो सके, वो सभी का आदर करे, दूसरे का सहयोग करे, सम्मान करे, शिष्टता का व्यवहार करे, इस प्रकार के गुणों का विकास होगा तो ही पाठ्यक्रम का विकास संभव है। आगे है राष्ट्रीय आवश्यकता।
राष्ट्रीय आवश्यकता, कोई भी जो राष्ट्र होगा वो राष्ट्र अपने जो किसी विद्वान ने कहा था कि जो देश का भविष्य पल रहा है वो उसकी कक्षा के अंदर पल रहा है। तो राष्ट्र का समस्त भार जो आज का जो भावी बालक है या नागरिक है उसके ऊपर रहेगा। कल का जो राष्ट्र का समस्त भार जो व्यक्ति है भावी नागरिक है उसके ऊपर ही रहेगा। तो राष्ट्र ये चाहेगा कि जो राष्ट्र अपने बालकों का विकास के रूप में उसकी जो प्रतिभा है उन प्रतिभाओं को उभरने का प्रयास करना चाहेगा। वह राष्ट्र के लिए पाठ्य वस्तु का ऐसा चयन करेगा जैसे वर्तमान समय में भारतीय विद्यालयों में प्राथमिक स्तर के पाठ्यक्रम में सर्वांगीण विकास से संबंधित पाठ्य वस्तु का समावेश किया गया है। इसी प्रकार चीन के जो पाठ्यक्रम में सरकार और राष्ट्र के प्रति समर्पण करते हुए साम्राज्यवाद से प्रेरित पाठ्य वस्तु का समावेश किया है, क्योंकि चीन की राष्ट्रीय आकांक्षा एवं आवश्यकता इसी प्रकार की है। अतः राष्ट्र ये चाहेगा कि राष्ट्र की जो आवश्यकता है जो आकांक्षा है वो पूरे जो बालक है उस पर निर्भर हो। तो बालक उसी के अकॉर्डिंग कार्य करे तो तभी कार्य करेगा जब पाठ्यक्रम में इस सब प्रकार की बातों का समावेश होगा। राष्ट्रभक्ति से उत्प्रोत जो कहानियां होती हैं, जो प्रेरक प्रसंग होते हैं, जो राष्ट्रभक्ति से जुड़ी घटनाएं होती हैं, बालक के अंदर राष्ट्र प्रेम का भावना का विकास कर सके। बालक को ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जो राष्ट्र के लिए हित करना हो। ऐसे राष्ट्र की जो राष्ट्र के प्रति समर्पित हो सके, राष्ट्र प्रेम की भावना का विकास कर सके, ऐसे पाठ्यक्रम का विषय वस्तु के अंदर ऐसे विषय वस्तु पाठ्यक्रम के अंदर होनी चाहिए, ताकि बालक उसको पढ़े और उसके मन में बचपन से ही प्राथमिक स्तर से ही देश भक्ति की भावना का विकास हो सके। आगे है सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। सांस्कृतिक पृष्ठभूमि सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का तात्पर्य है कि जो अपनी समाज की जो संस्कृतियां हैं, जो रीति रिवाज है, जो परंपराएं हैं, जो धरोहर है अपनी प्राचीन, उनका संरक्षण करने में बालक योगदान दे सके। वो योगदान तभी दे सकेगा जब हम उस संरक्षण करने के उपाय हैं, उस धरोहर को तो पाठ्यक्रम में उसका समावेश होगा, तो वो पीढ़ी उसको बढ़ेगी और पाठ्यक्रम के द्वारा ही उस विषय वस्तु के द्वारा ही हम वो बातें आने वाली पीढ़ी को उपलब्ध करवा सकेंगे। तो पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो छात्र वही पाठ्यक्रम समाहित होंगे जो छात्रों के सांस्कृतिक विकास, सांस्कृतिक शरण को मान्यता प्राप्त करे। इस प्रकार राष्ट्र एवं समाज अपनी संस्कृति के प्रति सकारात्मक सोच और पाठ्य वस्तु के माध्यम से पाठ्यक्रम विकास करती है। दूसरी ओर संस्कृति का संरक्षण भी करती है और तो उसको अपने जो संस्कृति है, जो अपना कल्चर है उसका ज्ञान होगा पाठ्यक्रम के माध्यम से, और दूसरी तरफ ये होगा कि उसको अपने संस्कृति है, जो कल्चर है, उसको संरक्षण करने में अपनी जो भूमिका है, जो उसका निर्वाह है, जो अपना उसका कर्तव्य है, उस कर्तव्य को निभाने का प्रयास भी करेगा। यानी जो राष्ट्रीय धरोहर है, अपनी जो संपत्ति है, जो संस्कृति है, उसको बचाने का वो प्रयास करेगा। एक और तो उसको अपने जो राष्ट्र की धरोहर है, जो भी किले है, जो भी अपने संस्कृति है, उसकी पहचान उसको होगी पाठ्यक्रम के माध्यम से, और उसका संरक्षण करने में वो अपना योगदान भी देगा। ये तभी संभव होगा जब पाठ्यक्रम में इस प्रकार की जो विषय वस्तु है उसका चयन किया गया होगा। आगे सामाजिक सोच। सामाजिक सोच इसके अंतर्गत जो सोशल थिंकिंग है वो समाज के व्यक्ति की सोच का एक पाठ्यक्रम पर निर्भर पड़ता है कि समाज के व्यक्ति हैं, जिस समाज में बालक पल बढ़ रहा है तो वो समाज कैसा है, उसकी सोच कैसी है, उसके आधार पर भी व्यक्ति पर प्रभाव पड़ता है और वही प्रभाव पाठ्यक्रम में भी पड़ेगा। उदाहरण, जिस समाज की सोच व्यापक स्तर की है उस समाज के व्यक्तियों
उससे यह अपेक्षा की जाती है कि हमारे बालक का विकास भी व्यापक रूप से होगा। जैसे कोई पिछड़ा समाज है, जैसे जंगलों में आदिवासी जो लोग रहते हैं वो पिछड़े समाज की श्रेणी में आते हैं, तो उनका समाज इतना डेवलप नहीं होता, उनको शिक्षा से जोड़ने के लिए बहुत ही अथक प्रयास करने पड़ते हैं, तो भी वो शिक्षा के जो उद्देश्य है, जो शिक्षा की महत्वता है उसको नहीं समझ पाते। और जितना विकसित समाज होगा, जितना संपन्न समाज होगा, जिस समाज के लोग, जैसे समाज में होता था पहले कि स्त्री शिक्षा को महत्व नहीं दिया जाता था, तो जो स्त्रियों की जो शिक्षा है उस शिक्षा में कमी आ जाती थी। स्त्रियों को सिर्फ घरेलू काम में डाल दिया जाता था, उनको जो भी पुरुषत्व के जो अधिकार थे वो अधिकारों से वंचित रखा जाता था, जिसमें शिक्षा का जो अधिकार है उससे भी उनको वंचित रखा जाता था। तो उनकी जो स्थिति है वो दयनीय होती जा रही थी। लेकिन जब बहुत सारे जो राजा राम मोहन राय, दयाराम साहनी, ऐसे जो ज्योतिबा फुले, इनके अथक प्रयासों से स्त्रियों की शिक्षा में भी वृद्धि हुई। लेकिन आज भी जो दूर दराज इलाके हैं या जंगली इलाके, आदिवासी इलाके हैं, उनमें जो स्त्रियों की शिक्षा है या बालकों की शिक्षा है उसमें कमी ही रही है, जिससे उनका समाज पिछड़ा रहा है। और उनका समाज जब पिछड़ा हुआ है तो उनकी जो सोच है वो भी सीमित ही रहेगी। जिस समाज की सोच व्यापक होगी वो समाज उन्नति के पथ पर रहेगा और समाज के द्वारा ही राष्ट्र का जो निर्माण है वो सक्षम होगा। तो पाठ्यक्रम में इस प्रकार का प्रभाव होना चाहिए कि बालक के विकास के लिए समाज की सोच भी व्यापक होनी चाहिए, जैसे समलैंगिकता, किसी भी प्रकार का लिंग भेद नहीं करना, उनको समान अधिकार, जो कर्तव्य है वो सभी सौंपे जाए। अर्थात पाठ्यक्रम की जो पाठ्य वस्तु छात्रों को भौतिक व आध्यात्मिक विकास करने वाली होनी चाहिए। इससे पाठ्य वस्तु का स्वरूप स्वाभाविक रूप से विस्तृत हो जाता है और समाज की जो अपेक्षाएं हैं वो भी पूर्ण हो जाती है तथा पाठ्यक्रम विकास होता है। आगे संसाधनों की उपलब्धता, 7 पॉइंट है अपना। संसाधनों की उपलब्धता, यह कहता है कि पाठ्यक्रम की जो व्यापकता एवं जो संकीर्णता उपलब्ध संसाधनों के ऊपर निर्भर करती है। जिन विद्यालयों में भौतिक एवं मानवीय संसाधन, जैसे साइंस की क्लासें होती है उसमें साइंस से रिलेटेड जो भी उपकरण दिए जाते हैं वो उपकरण पर्याप्त मात्रा में मौजूद होने चाहिए, ताकि जब वो व्याख्यान वाला अपना सैद्धांतिक कार्य चल रहा है उसमें जो प्रैक्टिकल कार्य है उसमें बालकों को सीखने में किसी प्रकार की परेशानी का अनुभव नहीं हो। इस प्रकार के जो संसाधन है, श्रव्य, दृश्य श्रव्य जो भी उपकरण है वो उपकरण पाठ्य विद्यालय वातावरण के अंतर्गत मौजूद होने चाहिए, ताकि बालक विद्यालय में आने रुचि ले सके और उनको जब तकनीकी ज्ञान प्राप्त होगा तो विद्यालय से स्वतः जुड़ेगा और तकनीकी ज्ञान के माध्यम से उसका जो विकास है वो भी काफी अच्छा होगा, वो ज्ञान भी उनका स्थायी रहता है। क्योंकि पाठ्य वस्तु को व्यवहारिक रूप में संपन्न करने के लिए विद्यालय में संसाधन उपलब्ध होने चाहिए, जैसे खेल का मैदान, बालक का सर्वांगीण विकास करना या शारीरिक विकास करना है तो विद्यालय के अंतर्गत खेल का मैदान होना चाहिए, शारीरिक व्यायाम संबंधी उपकरण, कंप्यूटर तथा उस विषय से रिलेटेड विशेषज्ञ उपलब्ध होने चाहिए, जिससे विद्यालय आने में बालक रुचि ले सके और अपनी स्वेच्छा से वो ज्ञान ग्रहण कर सके। और जब स्वेच्छा से वो सीखेगा, अपनी इच्छा से जब वो रुचि लेकर सीखेगा तो ज्ञान उसका स्थायी रहता है। अतः विद्यालय में इन संसाधनों की उपलब्धता से पाठ्यक्रम का विकास होगा और दूसरी ओर बालक का सर्वांगीण विकास भी होगा। और अंतिम अपना पॉइंट है इसका, वो है दार्शनिक विचारधारा, फिलोसॉफी व्यूज। दार्शनिक विचारधारा, फिलोसॉफिकल जो व्यूज हैं, दार्शनिक विचारधारा है, वो भी दार्शनिक विचारधारा बहुत ही महत्वपूर्ण एक तथ्य माना जाता है समाज के लिए, बालक के लिए, क्योंकि व्यक्ति के अंदर आध्यात्मिकता का
दार्शनिक विचारधाराओं का समावेश होता है। उस समाज में शैक्षिक पाठ्यक्रम की जो व्यापकता है वो विस्तृत होती है, क्योंकि ऐसे समाज में सभी व्यक्तियों को संतुष्टि करने के लिए पाठ्य वस्तु में विभिन्न प्रकार की जो विचारधारा है उसका समावेश होगा। जैसे भारतीय शिक्षा प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के जो पाठ्य वस्तु में प्रगतिवाद, आदर्शवाद, जैसे भारतीय शिक्षक के अंतर्गत प्रगतिवाद, आदर्शवाद और प्रयोजनवाद, यथार्थवाद आदि जो विचारधाराएं हैं उन विचारधाराओं का समावेश होना चाहिए। इस प्रकार दार्शनिक विचारधाराओं के कारण पाठ्यक्रम का और बालक का संपूर्ण रूप से सर्वांगीण विकास होगा। तो जो आज की जो ऑनलाइन क्लास है उसमें हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे कि जो विषय वस्तु है अपना 33 सोपान है, राजनीति विज्ञान से रिलेटेड पाठ्यक्रम निर्माण का जो 33 सोपान है विषय वस्तु का चयन, उसको हम विषय वस्तु किस प्रकार की हो सकती है, कौन कौन से मुख्य बिंदु है उसको ध्यान में रखकर विषय वस्तु का चयन किया जाएगा। सबसे पहले था छात्रों की योग्यता व स्तर, उसके बाद समाज की आकांक्षा, उसके बाद अभिभावक की आकांक्षा, राष्ट्रीय आवश्यकता, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, संसाधनों की उपलब्धता, सामाजिक सोच, दार्शनिक विचारधारा और जो दार्शनिक विचारधारा जिसके अंदर प्रगतिवाद, आदर्शवाद, प्रयोजनवाद, यथार्थवाद आदि विचारधाराओं का समावेश मिलेगा। तभी जो पाठ्यक्रम है वो अपना विस्तृत रूप लेगा और बालक के अंतर्गत सकारात्मक सोच का विकास होगा, व्यक्ति का